हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान इसमें 126वां है। पिछले वर्ष कितना था 2022 में, तो 2022 में भारत का स्थान कितना था 128वां था। इस वर्ष कितना हो गया है 126 हो गया। ये कब था, ये 2022 में था। प्रथम स्थान पे इसमें कौन आया है, तो पहले स्थान पे आइसलैंड है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है और अंतिम स्थान पे कौन है, अफगानिस्तान। इसकी कौन सी रैंक है, 163वीं रैंक है, आपको नोट कर लेना है। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो पिछले 6 महीने में महत्वपूर्ण सूचकांक जारी हुए हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत का स्थान कौन सा है, इसमें 161वां स्थान है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 38वां स्थान है। फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है। विश्व यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 132वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, 126वां है। भुखमरी या हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 107वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 42वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, 13वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 8वां है। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक भारत का स्थान कौन सा है, इसमें 108वां है। ये सभी 2023 के इंडेक्स हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस संस्था से कब औपचारिक रूप से अलग हुआ था, तो घोषणा की थी 2017 में अलग होने की, लेकिन औपचारिक रूप से अलग कब हुआ था, 2018 में। 2018 में औपचारिक रूप से अलग हो गया, लेकिन घोषणा कब की गई थी, 2017 में। ये भी आप लिख लीजिए, घोषणा की 2017 में, लेकिन औपचारिक रूप से अलग कब हुआ, 2018 में अलग हो गया। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार 247वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं, तो भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। यूनेस्को द्वारा इसको जारी किया जाता है विश्व धरोहर स्थल को। तो भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं, 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें नवीनतम कौन सी है, धौलावीरा। ये कहाँ पर है, ये गुजरात में स्थित है। अब इन 40 में अगर आपसे पूछता है सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कितनी हैं, तो 32 हैं। प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कितनी हैं, 7 हैं। और मिश्रित कितनी हैं, 1 हैं। मिश्रित कौन है, कंचनजंगा या सिक्किम है, या एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है भारत का। नेक्स्ट देखते हैं, MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन ये भारत ने किस देश से खरीदा, तो अमेरिका से इसको खरीदा गया है। विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को किस देश ने मान्यता दी है, यह भी अमेरिका की है, इसको अमेरिका ने मान्यता दी, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम यह कैसा पदार्थ है, संभावित कैंसर कारक पदार्थ है। किसने बताया है, WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको बताया गया है। इसका निर्माण किस में होता है, तो इसका उपयोग शुगर फ्री पदार्थों के निर्माण में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में, इन सभी के निर्माण में एस्पार्टेम का उपयोग किया जाता है। और ये कैसा कारक है, तो WHO के द्वारा बताया गया है, यह एक संभावित कैंसर कारक पदार्थ है। WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा में है और इसके हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोफोबिया बीमारी ये कैसी बीमारी है, तो ये कुत्ते को काटने से होती है और रेबीज वायरस के कारण यह बीमारी होती है और इसमें पानी से डर लगने लगता है। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी ये कुत्ते के काटने से होती है। टेबल शुगर किस में पाया जाता है, सुक्रोज में पाया जाता है। फ्रूट शुगर किस में पाया जाता है, फ्रूट शुगर में, टेबल शुगर में सुक्रोज पाया जाता है, फ्रूट शुगर में फ्रैक्टोज पाया जाता है, मिल्क शुगर में लैक्टोज पाया जाता है, केन शुगर में सुक्रोज पाया जाता है और ब्लड शुगर में ग्लूकोज पाया जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नॉर्म स्ट्रेटजी किस देश ने प्रारंभ की है? कनाडा ने इसको प्रारंभ किया है। डिजिटल नॉर्म स्ट्रेटजी ये क्या है? तो कनाडा में जो विदेशी श्रमिक आएंगे उनको 6 महीने का वीज़ा दिया जाता है और उन 6 महीने के अंदर अगर कनाडा की किसी अन्य कंपनी ने उन श्रमिकों को अपने यहाँ काम करने का ऑफ़र दिया तो वो जो 6 महीने का वीज़ा है वो अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कंडीशन ये है कि जो श्रमिक हों वो स्किल्ड हों, यानी स्किल्ड लेबर हों, तो उनका जो वीज़ा है वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो यही आपका डिजिटल नॉर्म स्ट्रेटजी है। तो किसने प्रारंभ किया है? कनाडा ने इसको प्रारंभ किया है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा कनाडा की राजधानी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। किस लिए हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों 16 सितंबर को ही मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसलिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी प्रायोजक किसको बनाया गया है? ड्रीम 11 को बनाया गया है। ड्रीम 11 को भारतीय क्रिकेट टीम के नया मुख्य जर्सी प्रायोजक बनाया गया है। अभी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया गया है? 3 जुलाई को इसको मनाया गया है। कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है और इसी को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो 3 जुलाई को मनाया गया। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। कहाँ पर दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में दिया गया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन महात्मा बुद्ध का मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूक्त पिटक, ये 3 पिटक हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। 4 बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कुंडलवल कश्मीर में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध अमेरिका से है। और यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, जिसको फेडरल कोर्ट कहते हैं, तो फेडरल कोर्ट द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसको भी आपको नोट कर लेना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की जानकारी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद 124 में मिलती है। और हाई कोर्ट के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 214 में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। यह भी आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में 64वें ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद GEF की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया है। ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया है। रियो सम्मेलन 1992 में इसको कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसको भी ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था। और रियो सम्मेलन की रिपोर्ट का नाम क्या था? एजेंडा 21 इस रिपोर्ट का नाम था। और इसी सम्मेलन में UNFCCC की स्थापना की घोषणा की गई थी। और UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो मुख्यालय इसका वान जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? कॉप कहते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको कहा जाता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। अब जो कॉप फर्स्ट से लेकर कॉप 28 तक की बैठक हुई हैं उसमें से जो इम्पॉर्टेंट उसको हम देख लेते हैं। तो कॉप फर्स्ट की बैठक कहाँ पर हुई थी? पहली बार बर्लिन जर्मनी में इसकी बैठक हुई थी। 1995 पहली बार इसकी बैठक हुई थी। कॉप 15 ये मॉन्ट्रियल कनाडा में इसकी बैठक हुई थी। कॉप 27 की बैठक कहाँ पर हुई? तो शर्म अल शेख मिस्र में इसकी बैठक हुई थी, मिस्र या इजिप्ट में इसकी बैठक हुई थी। कॉप 28 की बैठक कहाँ पर होने वाली है? तो इसकी बैठक UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसकी बैठक होगी। अभी हुई नहीं है, इसकी बैठक होने वाली है। तो इसको आपको नोट कर लेना है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा बन गया है? तो यह तमिलनाडु बन गया है। पहले उत्तर प्रदेश था, अब तमिलनाडु हो गया है। तमिलनाडु हो गया है। और दूसरे स्थान पे कौन हो गया है? दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश हो गया है। गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? तो मिस्र या इजिप्ट के राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका? अब्देल फतह सीसी। तो इनको बुलाया गया था, अब्देल फतह सीसी को बुलाया गया था। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इटाई रोग किसकी कमी से होता है? कैडमियम की कमी से होता है। और मिनीमाता रोग ये पारा की कमी से होता है। मिथिला मखाना का जीआई टैग किसको दिया गया? तो बिहार को मिथिला मखाना का जीआई टैग दिया। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो गुजरात में इसको प्रारंभ किया गया है। और गुजरात में कहाँ पर? तो काकरापार परमाणु रिएक्टर में इसको प्रारंभ किया गया है। काकरापार परमाणु रिएक्टर की क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट इसकी क्षमता है। काकरापार परमाणु रिएक्टर में इसको प्रारंभ किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट इसकी क्षमता है, आपको नोट कर लेना है। अब भारत में स्थित महत्वपूर्ण परमाणु रिएक्टर कहाँ कहाँ पर है उसको देख लेते हैं। तो नरौरा परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक में है। तारापुरा महाराष्ट्र में है। काकरापार ये गुजरात में है। कुडनकुलम और कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। और भी हाल में एक बनाया गया है नया फतेहाबाद में परमाणु रिएक्टर, ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, अभी नया बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में भी स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा ही थे। इन्होंने एकमात्र गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है। और पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।